एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को। देखो, न्यूमेरिकल्स आपको हर कोई करा तो देता है, लेकिन आप वो फील नहीं हो पाते हो। कई लोग कैलकुलेशंस को ही छोड़ देते हैं कि आप कर लो उन्हें। भाई, मैं आपको एक एवरेज स्टूडेंट भी नहीं मानता, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट मान रहा हूँ आपको। मतलब आपको कुछ नहीं आता, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना मैं आपको, वो बहुत बेसिक से मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस देखते जाना वीडियो को। और करते हैं हम लोग। हमने ना देखो, जो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की थ्योरी को मैं बहुत अच्छे तरीके से करा चुका हूँ। तो वो आप एक बार देख लेना, तभी आप लोग इस वीडियो पे आना, है ना। तो पहले आप लोगों का जो थ्योरी पार्ट है ना, ठीक है, जो भी आप लोगों का थ्योरी पार्ट है, वो थियरी पार्ट आपको पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बता देता हूँ कि थ्योरी पार्ट में मैंने पूरा का पूरा जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, इसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बस वो आप प्लेलिस्ट एक बार देख लो पहले, फिर आप इस वीडियो पे आओगे तो आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, और अगर नहीं भी देखिए तो टेंशन नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। तो करते हैं, देखो स्टार्ट। क्या बोल रहा है आप लोगों का क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास में ये बोलता है सर, है ना, सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर सेकेंड क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जैसे मान लो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में क्या है, ये मैंने बना दिया आप लोगों की ए बॉडी। तो मान लो ये मेरे पास में क्या है, ए बॉडी है। और एक बॉडी और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लो ये कौन सी बॉडी है आप लोगों की, बी बॉडी है, ठीक है। अब कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, मतलब आपके ए से भी बी में जा सकते हैं और बी से भी ए में जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि काम करो, ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आप लोगों के, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया आपके पास में? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 9 बार जीरो लिख दो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, करोड़, और 10 करोड़, अरब, अरब तक भी जा रही हैं। 1 अरब, 1 अरब, है ना। तो इतने ज़्यादा आप लोगों के, इतने ज़्यादा क्या है यहाँ पे, 1 अरब से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप लोग ए बॉडी से बी बॉडी में भेज रहे हो, समझे बात को। तो यानी कि हम लोग ए बॉडी से बी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और क्या कह रहा है आप लोगों का, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में इस ए बॉडी से बी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट इन 1 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हो जाते हैं आप लोग के, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बात आपको पहली बात समझ में आ गई ना, कि ए बॉडी से बी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, ठीक है सर। ये तो हमें समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा, ए से बी में भी जा सकते थे, बी से ए में भी जा सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपकी ए बॉडी है ना, और ये आपके पास में बी बॉडी है, तो बी बॉडी से ए बॉडी में भी जा सकते थे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बस फ़र्क क्या पड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कौन सा होता है आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है आपके पास में, कूलाम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा, प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोटॉन की बात करोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
+1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो कैलकुलेशन में हम ये माइनस प्लस का साइन नहीं देखते, बस आप सीधा कैलकुलेशन में क्या रखोगे वैल्यू को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो उसका नेचर बता रहा है ना यार। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका पॉजिटिव नेचर होता है ना। तो हम कैलकुलेशन में प्लस माइनस नहीं देखेंगे, सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये आपके पास में ए बॉडी है और ये आपके पास में क्या है, बी बॉडी है। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर आपके ए से बी में जाते हैं, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन ए से तो निकल रहे हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप नेगेटिविटी को हटाओगे तो क्या आएगी, पॉजिटिविटी। तो इसका मतलब अगर ए जो है आप लोगों का, अगर वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, ए से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो अगर ए से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो ए मतलब नेगेटिव चार्ज को छोड़ रहा है, और नेगेटिव चार्ज को छोड़ रहा है तो इसके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी। तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज। और बी तो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है ना, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज। बस फर्क कितना पड़ेगा, है ना। अगर यही चीज़ आपकी ऐसे होती है, जैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है, अब इलेक्ट्रॉन बी से ए में जा रहे होते हैं, तो अब देखो क्योंकि ब्लैक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बी से ए में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो बी से रिमूव हो रहे हैं ना, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, यहाँ बी से ए में जा रहे हैं, तो अगर बी से ए में जा रहे हैं तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, और नेगेटिविटी हटेगी तो पॉजिटिविटी आएगी। और ए के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ के बात को, तो बस फर्क इतना होता है ना। तो अभी क्योंकि आप लोगों के ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना, ए से बी में हम लोगों ने माना कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मुझे बताओ ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज तो आ रहा है, चाहे तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या तो फिर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब बात आती है कि सर कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। इस 1 सेकंड में कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब जब इस बॉडी से इस बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन गए ना, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा, तो हम लिखेंगे चार्ज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। देखो चार्ज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड कितना निकलेगा, चार्ज के लिए देखो सिंबल होता है Q, और Q का ना आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू NE, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है आप लोगों का, ये फॉर्मूला आता है आप लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ठीक, कहाँ से आता है आप लोगों का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। मैं आपको समझाता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो मान लो ये आपके पास में एक बॉडी है, इस बॉडी से अगर आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन निकला, अगर इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकला आप लोगों का, एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है। अच्छा, इस बॉडी को एक काम करो, आप इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हो ना। तो लेट से आपके पास में बॉडी है, अब इस बॉडी से आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इस बॉडी ने डोनेट कर दिया। तो अगर इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। अभी मान लो ये डोनेट कर रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन्स कर सकती है डोनेट, n इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है। समझ रहे हो बात को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज तो आ ही रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अब ये जो बॉडी है ना, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये 1.5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात को, 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, और या तो फिर n इलेक्ट्रॉन। समझे बात को। ऐसी अगर ये आपकी बॉडी है ना, तो ये जो आपकी बॉडी है, वो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, वो बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, या तो फिर वो आपके n इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। समझ गए बात को, यही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। कि आपकी जो बॉडी होती है वो कभी भी ऐसे 1.5, या आप ऐसा बोलो कि 2.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2.5 इलेक्ट्रॉन ही गेन नहीं कर सकती, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, इस तरीके से।
समझे बात को। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये बॉडी जब आप लोगों की इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को जब डोनेट कर रही है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मतलब चार्ज तो आ ही रहा है ना। तो वो चार्ज कितना आएगा वही तो हम लोगों को देखना है। तो देखो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एन। देखो एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एन का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, है ना। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एन का मतलब है आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, है ना। आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आप लोगों के ट्रांसफर्ड हुए हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर्ड हुए ये आपको बताना है। तो देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं आप लोगों के, 10⁻⁹। अब ई क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने अभी आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारे पास में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, लेकिन माइनस प्लस नहीं रखना आपको कैलकुलेशन में, तो सीधा रख दो 1.6 इंटू 10 कितना -19। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोगों की। एक काम करो, इस 1.6 को मैं आगे लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ देखो, आप लोगों ने ना एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा वाला, एक्सपोनेंट का रूल। एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये बना देता है आप लोगों का क्या, ए की पावर m प्लस n। देखो ये जो a और ऐसा अगर कभी लिखा है ना, तो ये a होता है आप लोगों का ना जो इसको बोलते हैं बेस, और ये m जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग क्लियरली देखो तो ए क्या है आप लोग के, बेस है, और एम, ये ए और ए क्या है आप लोगों का, ये तो आपका बेस है, और एम और एन क्या है बताओ आप लोगों का, पावर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके बेस सेम है ना, और जब बेस सेम होते हैं आप लोगों के तो पावर ऐड हो जाती है, ये तो आपने रूल पढ़ा ही होगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2⁻³ इंटू 2⁻²। अब ध्यान से देखो, इसका बेस भी 2, इसका बेस भी 2, तो 2 लिख दिया और पावर जोड़ दो, मतलब 3 + 2, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना, 3 + 2 कितना हो गया 5, है ना। तो इस तरीके से इसमें भी देखो यहाँ कितना चल रहा है आप लोग का, 10⁹ इंटू में कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁹ तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो Q इज इक्वल टू आ चुका है मेरे पास में 1.6 इंटू में, देखो इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी 10 है, तो 10 तो ऐसे ही रख लो और पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड मतलब 9 प्लस में -19, है ना। इस 9 के साथ में इसको जोड़ दोगे आप लोग, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, -19। तो Q की वैल्यू देखो कितनी आ चुकी है आप लोगों की, 1.6 इंटू 9, देखो 19 में से 9 जाएगा, 9 में से 19 तो नहीं जा सकता, तो 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों का, 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन देखो बट जो 9 होता है और 19 होता है, देखो 9 का साइन क्या है, अगर 9 के आगे कोई साइन नहीं लिखा मतलब प्लस का 9 है, और 19 के आगे कौन सा साइन लिखा है, माइनस का 19, तो बड़े का साइन क्या है, माइनस है ना, तो बड़े का साइन ही आता है यहाँ पे, तो माइनस का कितना आ जाएगा आप लोग का 10, यानी कि इतना चार्ज आप लोगों का बन रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, और कूलाम लिख देंगे हम लोग, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, कूलाम होती है। ये बात आपको समझ में आई बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ना, तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है आप लोगों का एक सेकंड में, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो मैंने क्या कहा, सुनना मेरी बात को, है ना। मैंने ये कहा कि एक सेकंड में, देखो अब उसने आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास में, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम ऑन द अदर बॉडी। मतलब वो क्या कह रहा है कि जब आप लोगों ने इस बॉडी से इस बॉडी में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए ना, तो ये कह रहा है कि जैसे आपके पास में ये ए बॉडी थी ना, जैसे ये आपके पास में ए बॉडी है और ये आपके पास में कौन सी है, बी बॉडी है, तो ए बॉडी से बी बॉडी में, ए बॉडी से बी बॉडी में, मतलब जो बी बॉडी है ना आप लोगों का, अगर बी बॉडी पे आपका कितना चार्ज आ जाए, एक कूलाम का, अगर बी बॉडी पे कितना चार्ज आ जाए आपका, एक कूलाम का, तो इस एक कूलाम के चार्ज को आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। समझ लो बात को। देखो मैंने आपको ये तो बताया ना कि दोनों बॉडीज पे चार्ज तो आएगा ही आएगा,
है ना। आपकी जैसे इस ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, जो भी चार्ज आ रहा है, चार्ज तो आ रहा है ना। तो अगर इस बी बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज आ रहा है, तो वो 1 कूलाम का चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो अब हम लोग वो टाइम निकालते हैं। पहले समझिए आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ कि आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होता है कितने सेकंड में, बताओ। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, है ना। देखो यही तो निकाला था हम लोगों ने, चार्ज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है आप लोग का, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलाम चार्ज, क्योंकि आपको 1 कूलाम के लिए तो बताना है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम, मतलब ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोगों को 1 कूलाम चार्ज के लिए निकालना है ना। तो 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस इन, तो 1 कूलाम चार्ज के लिए निकालना है आपको। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ये तो आप बेसिक बात जानते हो ना, कि लेट से मैंने आपको बोला कि जो आपके 12 बनानाज हैं, 12 बनानाज की कॉस्ट कितनी है, मान लो आपके पास में 60 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक बनाना की कॉस्ट बता दो मेरे को, तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बताओ आप लोग की। ठीक है, एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बताओ आप लोग की 60, और अपॉन में कितना आ जाएगा, बताओ आपका 12। ये वाला जो 60 है ना, इस 60 के अपॉन में कितना लिख देते हो आप, 12। तो 60/12 कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। तो इसका मतलब सिंपल सी बात आप समझे ना। तो ऐसे ही देखो, अगर आपका इतने कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम का चार्ज कितने में प्रोड्यूस होगा। जैसे 12 बनाना की कॉस्ट अगर 60 है, तो एक बनाना की कॉस्ट क्या होती है, 60 के अपॉन में 12 लिख देते हो। तो वैसे ही इस 1 के अपॉन में इसको लिख दो, समझे बात को। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होता है ना 1 सेकंड में। तो 1 कूलाम का चार्ज कितने में प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 के अपॉन में कितना आ जाएगा, बताओ आप लोगों का। 1 के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 1.6 इंटू में कितना, 10⁻⁻10 कूलाम। ये समझ में आ गया, बताओ आप लोगों को। तो अब देखो 1 कूलाम का चार्ज कितना प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो ध्यान समझो, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट होती है ना, तो आप इस पॉइंट को तो हटा सकते हो, लेकिन ऊपर आपको कितना ज़ीरो लगाना पड़ेगा, एक ज़ीरो। अगर यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो लगाया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाता, समझे बात को। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो मैंने एक ही ज़ीरो लगा दिया। तो कितना बन गया, देखो यहाँ पे 10 अपॉन में कितना चल रहा है आप लोगों का, 16 इंटू में, देखो 10⁻⁻10 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की पावर +10। -10 है ना, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +10 बन जाएगा। अब देखो ये जो 10 है, अब ध्यान से आप एक चीज़ देखना, ये जो 10 है, ये 10 2 से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है सर। देखो 10 आपका 2 से डिविजिबल होता है ना, 2 5 से कितना होता है बताओ, 2 5 से 10 होता है ना। और 2 8 से कितना होता है बताओ, 16। तो 5/8 बचा कि नहीं बचा, बताओ आप लोग का कितना आ रहा है आप लोग का, 5 अपॉन में कितना, 8। 5 अपॉन में 8 बच रहा है, और इंटू में कितना चल रहा है, 10⁻10। बस अब आपको कुछ नहीं करना, 5/8 आप लोगों का आ चुका है। इस 5/8 को आप लोग सॉल्व कर लो। तो मैं काम करता हूँ, 5 को डिवाइड कर लेता हूँ 8 से। तो यहाँ पे पॉइंट देखो, 5 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो पॉइंट लिख लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 6 से कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 48। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आप लोग का, 2। क्योंकि 10 में से 8 नहीं जाता ना, एक कैरी लोगे, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2। यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि एक कैरी ले लेते ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखा है, तो मैं 0 लिख सकता हूँ। 8 2 सा कितना आ जाएगा आप लोग का, 16। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, क्योंकि 0 में से 6 नहीं जाता ना, तो आप 2 में से एक कैरी ले लोगे। 10 में से 6 गया, कितना बच गया, 4। यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है मैंने। ठीक है, और 8 5 से कितना आ जाएगा आप लोग का, 40। 40 में से 40 गया, तो कितना बच गया आप लोग का, 0। तो कितना आंसर आ चुका है बताओ आप लोगों का, 0.625। कितना आंसर आ चुका है हमारे पास में, क्या है ना, 0.625 आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.625 इंटू में 10⁻10 है ना आप लोगों का। देखो ध्यान से, 10⁻10 है, तो इसको लिख दो 10⁻10, और साथ में कूलाम आ जाएगा। अब लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझो। ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट से पहले कभी भी आपका 0 नहीं चाहिए होता। जैसे अभी आपका ऐसा लिखा है ना, 0.625, ध्यान से देखो,
ऐसे तो लिखा है आप लोग का 0.625 और इनटू में 10 की पावर कितना 10 ऐसे ही लिखा है। लेकिन पॉइंट से पहले कभी भी आपको ज़ीरो नहीं चाहिए होता, तो पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, देखो मैं काम करता हूँ। और एक बात याद रखना, पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं चाहिए होता और पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए होती है, मतलब ऐसा होना चाहिए 2.3, 3.4, 1.5, ऐसा नहीं होना चाहिए 23.4। देखो ये तीनों में अगर आप लोग देखो तो पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है ना, पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट से पहले 2 है, पॉइंट से पहले 3 है, तो ठीक है। पॉइंट्स दो कंडीशन होती हैं, एक तो पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं होना चाहिए और पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, और देखो सब में एक ही डिजिट तो है। लेकिन इसमें देखो पॉइंट से पहले ज़ीरो तो नहीं है, पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं है, लेकिन दो डिजिट आ गए कि नहीं आ गए, तो ये नहीं करना हमें। तो आप एक चीज़ देखो, अगर इस पॉइंट को मैं 6 और 2 के बीच में कैसे करके लेके आ जाऊँ, मैं इस पॉइंट को किस किस के बीच में लेके आ गया, 6 और 2 के बीच में, तो क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, 6.25 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। अगर इस पॉइंट को आप लोग 6 और 2 के बीच में लेके आ गए तो क्या बन गया 6.25, इंटू में कितना चलेगा आप लोगों का। अब ध्यान से देखना, आपने ना पॉइंट को कहाँ की तरफ शिफ्ट करा है बताओ, राइट की तरफ, ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट करा है ना। और कितना डिजिट शिफ्ट करा, पहले पॉइंट यहाँ पे था तो आपने एकदम 6 के बाद लगा दिया, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तो शिफ्ट करी है ना आपने, देखो यहाँ पे लगा दिया ना आपने, तो पॉइंट के बाद इस 6 के बाद लगाया आपने, तो एक ही डिजिट के बाद तो लगाया। तो जब आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हो तो आप लोगों का नेगेटिव आता है, ये याद रखना। अगर आप पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते तो आपका क्या आता, पॉजिटिव आता। लेकिन अभी आप लोगों ने पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव। और कितना डिजिट शिफ्ट करा आपने, एक डिजिट, तो 10 की पावर में -1। समझे बात को, आपने पॉइंट को सिर्फ एक ही डिजिट शिफ्ट करा है ना, तो एक ही डिजिट शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। इनटू में कितना चल रहा है हमारे पास में, 10 की पावर 10। अब देखो 6.25 ऐसे ही ठीक है। फिर से देखो बेस सेम है कि नहीं है बताओ, यस सर बेस सेम है, तो 10 की पावर -1, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर -1 और प्लस में कितना 10, बेस सेम है ना। और देखो इसका बेस भी 10, इसका बेस भी 10, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो कितना बन जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 10, 10 में से 1 घटा दो, तो 10 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, और बड़े का साइन प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बताओ आप लोगों का, 6.25 इंटू 10 की पावर 9। कितना आ गया हमारे पास में, इसका आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो आप लोगों का एक कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस होगा ना, है ना, ये कूलाम में नहीं आएगा, सॉरी सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड चल रहा है ना आप लोगों का, यहाँ सेकंड चल रहा है। तो ये जो आपका एक कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ना, वो कितने सेकंड में हो जाएगा बताओ आप लोगों का, 1 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस, 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस इन, कितना सेकंड आ गया था बताओ आप लोगों का, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आपको जो पीछे जो आपको एनसीईआरटी में है ना, ये उसका आंसर आप लोगों को ईयर्स में दे रखा है, तो वो भी मैं आपको समझा लेता हूँ कि ईयर्स में कैसे आ जाएगा। देखो मेरी एक बात समझना आप लोग, अभी ये सेकंड्स में है ना, तो इसको ईयर्स में लेके जाना है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक आवर में अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट है ना अगर आपके पास में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ जरा। जो आपके पास में 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास में सर, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास में, 60 सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 मिनट में कितने होंगे, बहुत ईजी है। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 × 60। ये समझे ना आप लोग कैसे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, मान लो 5 रुपये, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ, बहुत ईजी है। तो 5 × 5, ये वाला 5 जो होगा ये इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यानी कि 25 रुपीज़ आ जाएगा। तो सिंपल है, तो 60 × 60 कितना हो जाएगा जरा बताना मेरे को, 60 × 60 कितना हो जाएगा, 6 6 जा कितना 36, एक जीरो और एक जीरो और, तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ आप लोग के, 3600 सेकंड। ठीक है, ये कितने मिनट में होता है बताओ आप लोग के, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास में, 3600 सेकंड। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि जो आपका 1 आवर होता है, 1 आवर किसके बराबर होता है आप लोग का, 60 मिनट के बराबर। ये भी तो पता है ना आपको, 1 आवर किसके बराबर होता है बताओ, 60 मिनट के बराबर। और देखो क्योंकि 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं,
60 मिनट में होते हैं आप लोग के 3600 सेकेंड। तो अगर 60 मिनट में 3600 सेकेंड हैं तो एक आवर में भी कितने सेकेंड आ चुके हैं बताओ, क्योंकि एक आवर तो 60 मिनट के बराबर है ना, और 60 मिनट में इतने सेकेंड होते हैं, तो एक आवर में कितने सेकेंड आ गए बताओ आप लोग के 3600 सेकेंड। समझ के बताओ इस बात को। तो एक आवर में इतने सेकंड हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर एक आवर में इतने सेकंड हैं तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक डे में कितने आवर होते हैं? तो सर एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो वन डे इज इक्वल टू कितना? 24 आवर। वन डे इज इक्वल टू कितना? 24 आवर। अब ध्यान से देखो, एक आवर में अगर 3600 सेकेंड है तो 24 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, वैसे ही करना है। जैसे देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में क्या किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो अगर 1 आवर में इतने सेकंड हैं तो 24 आवर में कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई। मतलब 3600 इंटू में कितना आ जाएगा 24। अब आप 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करना जरा, कर सकते हो ना आप इसे। 3600 इंटू में कितना 24, तो यह आ जाएगा आपका कितना 4 0 0, 4 0 0, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14, 2 0 0, फिर 2 0 0, 2 6 12 कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7, तो 0 0 4 6 और 8, यानी कि कितना आ चुका है आप लोगों का 86,400 सेकेंड। तो बताओ बेटा 24 आवर में कितने सेकंड आ चुके हैं आप लोग के सर? सर 24 आवर में आ चुके हैं हमारे पास में 86,400 सेकंड। ये बात आपको समझ में आ गई ना? बताओ कितने आ गए आप लोग के 24 आवर में? 86,400 सेकंड। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो अब देखो 24 आवर्स में कितने सेकंड आए आप लोग के? 24 आवर में आए सर 86,400 सेकंड। ये तो है 86,400 सेकंड आ गया। तो ये कितने डे में आ गया, क्योंकि 24 आवर में वन डे होता है ना, तो वन डे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का 86,400 सेकंड। मतलब एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ध्यान से समझना, आपका जो 1 ईयर होता है ना, क्योंकि आपको पीछे ना एनसीईआरटी में ईयर में दिया हुआ है आंसर, इसीलिए मैं आपको बस करा रहा हूँ। आंसर तो वैसे आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, हमें तो एक कूलाम चार्ज कितने सेकंड में प्रोड्यूस हुआ होगा ये निकालना था ना, तो वो तो हम निकाल चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी एनसीईआरटी में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बस मैं करा रहा हूँ। तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं बताओ? ये होते हैं सर 365 डेज, ठीक है। अब देखो अगर एक डे में इतने सेकंड होते हैं तो मेरे को बताओ 365 डेज में कितने होते होंगे? तो सर 365 डेज में कितने हो जाएंगे बेटा? 86400 जो है ना, ये वाला 86400, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ? 365 से। तो करना जरा इसको, 86400 को मल्टीप्लाई करो जरा 365 से। तो 86400 इंटू में 365, तो यह आ जाएगा 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20 कैरी 2, 5 6 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 5 8 40 प्लस 3 43 आ जाएगा। यहाँ पे 6 0 0, फिर 6 0 कितना 0, 6 4 कितना 24 कैरी 2, और 6 6 36, 36 प्लस 2 कितना 38 कैरी 3, 6 8 कितना 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा आप लोग का 51। फिर दो बार क्रॉस लगा दो, 3 0 से कितना 0, फिर 3 से 0 से कितना 0, फिर 3 4 से कितना 12 कैरी 1, फिर 3 6 से कितना 18 और प्लस 1 19 कैरी 1, और 3 8 से 24 प्लस 1 कितना 25। तो इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 0 0, फिर 0, 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 6, 8 और 3 11, और 2 13 कैरी 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो गया ना आपके पास में, और 9 और 5 14, और 1 15 कैरी 1, 5 और 5 10, और 1 11 कैरी 1, 2 और 1 कितना आ गया आप लोग का 3। तो कितना आंसर आ चुका है बताओ हमारे पास में? ये आंसर आ चुका है सर 31536। कितना आंसर आ चुका है आप लोग का? इसको लिख लेता हूँ 3153, है ना, यही तो है 31536, और कितनी बार जीरो है 1 2 3। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो 365 डेज में ना इतने सेकंड होते हैं आप लोगों के। ध्यान से देखो, जो आपका 365 डेज आए हैं ना, 365 डेज में इतने सेकंड हो जाते हैं आप लोग के, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप लोग,
क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं और 365 डेज में कितने सेकंड आ चुके हैं बताओ, 3153,600 सेकंड। तो इतने आप लोगों के एक ईयर में सेकंड होते हैं। समझ में आया आपको? एक ईयर में इतने सेकंड होते हैं हमारे पास में। एक काम करो, ये थोड़ा सा ना ऐसे लिखने में थोड़ा सही नहीं लगता, तो एक काम करो, 1 ईयर को मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है ना, क्या 31536 और 3 बार 0 है शायद, हाँ एक और 0 है, ये सेकंड है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, मेरे को एक बात बताओ, कहीं पे अगर 5 लिखा है तो उसको मैं 5.0 लिख सकता हूँ, कहीं पे 3 लिखा है तो उसको मैं 3.0 लिख सकता हूँ। ये समझ में आया आपको? तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मैं पॉइंट कितना लिख सकता हूँ बताओ, 0। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट होनी चाहिए बेटा, एक डिजिट होनी चाहिए, है ना। पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट होनी चाहिए, एक, और वो भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो पॉइंट से पहले इतनी सारी डिजिट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले एक डिजिट लाने के लिए मैं इस पॉइंट को किस में शिफ्ट कर लेता हूँ, 3 और 1 के बीच में। ध्यान से देखो, आप पॉइंट को किस में शिफ्ट कर दोगे, 3 और 1 के बीच में शिफ्ट कर दोगे। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 और 1 के बीच में कितना लिख दिया मैंने, 3.1। साथ में जो चल रहा है उसको चलने दो, 5 3, है ना, 3.1 5 3 6, फिर ये 0 ये 0 ये 0, चल रहा है कि नहीं चल रहा आप लोग को इस तरीके से, है ना। और इस 0 को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो 10 की पावर भी आती है। आप एक बार बताओ, आपने पॉइंट को जो शिफ्ट करा है ना, वो शिफ्ट कहाँ करा है बताओ आप लोगों ने, लेफ्ट की तरफ। पॉइंट को आपने किस किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है बताओ, लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट करते हैं ना तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। क्या आता है हमारा आंसर, पॉजिटिव। तो कितनी डिजिट शिफ्ट करिए बस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट शिफ्ट करी कि नहीं करी बताओ। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद में 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये 0 हटा देते हैं हम लोग। मतलब अगर कभी ऐसा लिखा है 5.000, तो आप तो उसको 5 ही लिखते हो कि नहीं लिखते बताओ, 5.00 को तो 5 ही लिख सकते हैं हम लोग। तो एक काम करो, 3 हम लोग इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ यहीं तक लिखो 3.15, बाकी का भी हटा दो, बस 3.15 लिख देंगे। और इंटू में कितना, 10 की पावर 7 सेकेंड। तो इसका मतलब एक ईयर में कितने सेकंड आ गए बताओ आप लोग के, ये आ गए 3.15 इंटू में 10 की पावर 7 सेकेंड। समझे इस बात को? तो एक ईयर में इतने सेकंड होते हैं आपके पास में। ये समझ आया बेटा आपको, क्या कहा मैंने कि एक ईयर में 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड होते हैं। अब अगर हम लोग आगे देखें तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास में इतने सेकंड है, कितने, 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। तो अगर आपके पास में इतने सेकंड होते हैं तो आपका एक ईयर के बराबर आता है कि नहीं आता? यस सर, बिल्कुल आता है। अगर मेरे पास में 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड है, वही तो एक ईयर में होते हैं ना। तो अगर मेरे पास में एक सेकंड है, अगर मेरे पास में कितना है, एक सेकंड है, तो उसमें कितने ईयर होते होंगे, देखो ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो बहुत ईजी है ना यार, अभी तो मैंने आपको सिखाया। अगर 12 बनानास की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो एक बनाना की कॉस्ट कैसे निकल जाती है, 60 के अपॉन में क्या आ जाता है आप लोगों का, 12। यही तो होता है ना। अगर 12 बनाना की कॉस्ट 60 है तो 60, तो एक बनाना की कॉस्ट कैसे आती है, 60/12। मतलब इस 1 के अपॉन में ये लिख दो, तो 1 के अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 3.15 इंटू में कितना, 10 की पावर 7। और यहाँ क्या चल रहा है आप लोग का, ईयर, तो ईयर ही लिख लो इसमें। ये समझ में आया? लेकिन हमें सिर्फ एक सेकंड के लिए थोड़ी ना निकालना है, हमें कितने सेकंड है यहाँ पे, देखो कितने सेकंड आए थे आप लोगों के, एक कूलाम चार्ज में कितने सेकंड आए थे, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड। कितने सेकंड आए थे आपके, 6.25 इंटू में 10 की पावर 9 सेकंड। तो उसमें भी निकाल लेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे 12 बनाना की कॉस्ट कितनी आई थी, 60 रुपी। तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी होगी, 60/12। अब आप 5 बनाना की अगर निकालना चाहते हो ना, तो ये जो 60/12 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 5 से। ये जो 60/12 आया ना, इस 60/12 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे बनेगा, देखो 12 5 से कितना 16, और 5 5 से कितना 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ आ जाएगी 5 बनाना की कॉस्ट। समझ में आई वाली बात आप लोगों को? तो अगर एक सेकंड में इतने ईयर हैं, तो जैसे ये वाला 60/12 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ना, वैसे ये वाला इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है इस बात का, जो आपका 1/3.15 इंटू 10 की पावर 7 है, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। सेकेंड था, तो अब ईयर में आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ आपका क्योंकि ईयर में चल रहा है तो मैंने ईयर में लिख दिया। बस अब आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि 6.25
इंटू 10⁹ सेकेंड में कितने ईयर होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो पहले अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आना है आंसर 6.25 इंटू 10⁻, कितना 9। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 6.25 इंटू 10⁻9 ही तो आएगा आप लोग का आंसर, ठीक है सर। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, इसको जैसे आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में 3.15 इंटू 10⁻7। अब आप अगर ध्यान से देखो ये सब आपका ईयर्स में चल रहा होगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो आपका 6.25 है ना और नीचे कितना है आप लोगों का 3.15, इसको सॉल्व कर लो। क्या बताओ आप लोगों का, ये सर हमारे पास में 6.25 और नीचे क्या है बताओ बेटा आपका 3.15। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट तो हटा ही दो। तो कितना बचेगा आप लोगों का 625 अपॉन में 315। अब देखो 625 और 315 दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं ना, करो जरा 625 को 5 से डिवाइड करना, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 या 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 2 ज़ा कितना आ गया 10, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 5 उतर जाएगा और 5 5 से कितना आ गया 25। तो कितना आंसर आ चुका है आप लोग का 125। और 315 भी किससे डिवाइड हो जाएगा बताओ आप लोग का, 315 भी 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 6 ज़ा 13, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे 5 उतरेगा और 5 3 ज़ा कितना आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे कितना आ चुका है बताओ हमारे पास में 63। अब बस अब आपको क्या करना है 125 को 63 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो मैं ना आपको अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, सारे जो कैलकुलेशन है उनके लिए शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी देखो क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है ना पीछे, तो इसलिए बस मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ लॉन्ग तरीके से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा। तो आप बोलोगे ना सर बार बार कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, टेंशन मत लो, मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट भी बताऊंगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ चुका है बेटा आप लोगों का 125 अपॉन में कितना आ चुका है बताओ हमारे पास में 63 आ चुका है, ठीक है सर। तो हमारे पास में आ चुका है 125 अपॉन 63। बस अब इसको डिवाइड कर लो। एक काम करो 125 को 63 से जब डिवाइड करोगे ना, 125 को जब 63 से डिवाइड करोगे तो 63 1 ज़ा 63 और 63 2 ज़ा तो क्या ज़्यादा ही हो जाएगा। देखो ना 63 2 ज़ा करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये ज़्यादा हो रहा है, तो 63 1 ज़ा ही लिखेंगे। और कितना आ जाएगा बताओ आप लोग को 163 1 ज़ा कितना 63 आ जाएगा। अब देखो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 6 तो जाता नहीं है, 12 में से जाएगा, तो 12 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा आप लोगों का 6 बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो 62 63 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इधर 0 आ जाएगा। अब जब आप 63 को साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो 620 या 620 से कम आ जाए, तो एक काम करो 63 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो 9 3 से कितना आ जाएगा 27, कैरी 2, 9 6 से कितना आ जाएगा 54, और 54 प्लस 2 कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का 54, और साथ में 2 कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का 56। तो कितना आ गया आप लोगों का 56, 567 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको सॉल्व करना, और कितने 9 आया था नहीं 63 9 दिस, तो अब 10 में से 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आप लोग का 3, और क्योंकि 0 में 7 जाएगा ना 10 में 7 ही जाएगा आपके पास में, और 11 में से 6 किया तो कितना बचेगा बताओ आप लोगों का 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा ना क्योंकि 1 0 तो यहाँ आ गया, मतलब एक तो इसने इसको कैरी दे दिया होगा ना। तो 11 में 6 किया तो कितना बचेगा बताओ आप लोग का 5, और यहाँ तो 5 खत्म हो गया, अब पॉइंट लगा रखे तो 0 लिख सकता हूँ मैं। अब 63 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 5 30 से कम आए। तो देखो 63 अगर मैं 7 सा करता हूँ तो 7 3 सा 21, कैरी 2, 7 6 सा कितना 42, और 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ 44। अभी तो कम ही आ रहा है, तो 63 इंटू 8 कर लो, एक काम करो 63 इंटू 8, तो 8 3 सा 24, कैरी 2, 8 6 सा 48, 48 प्लस 2 कितना 50, तो 504, तो 1.98 समथिंग आ रहा है ना आप लोग का 504 समथिंग, ठीक है। तो कितना आ चुका है बताओ आप लोग का 1.98। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6.25 और 3.15 को हमने पहले तो पॉइंट पॉइंट हटा दिया था, तो कितना बचा था 625 अपॉन 315 बचा था ना, इंटू में 10⁹। देखो ये प्लस का, देखो जब भी आपके बेस सेम होते हैं ना, जैसे अगर आपके पास में ऐसा लिखा है a⁻m अपॉन a⁻n, अब देखो बेस सेम है कि नहीं है बताओ बेटा, बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब m माइनस एन, इस m में से n माइनस एन हो जाएगा। मतलब देखो 10 और 10 तो सेम है ना, तो +7 ऊपर जाके क्या बन जाएगा बस -7 और 10 ले लो आप। अब देखो ये हम लोगों ने कैंसिल करा था 5 से, जो आपने इसको कैंसिल करा था 625 और 315 को, तो क्या आया था बताओ 125
अपॉन में कितना आया था 63, और इंटू में कितना चल रहा है 10 की पावर 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा बताओ 2। तो एक काम करो, अब जब आप 125 को 63 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 125 को 63 से डिवाइड करने पे कितना आता है बताओ हमारा आंसर। तो 125 को 63 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आया था आप लोगों को, 1.98 आया ना, तो 1.98 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों का 100। अब एक काम करो, 1.98 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 1.98 इंटू में कितना 100, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ठीक है। फिर ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो। इसको सॉल्व करोगे तो 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, तो ये 0 0 8 9 1। और पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा सकते हैं हम, तो 198.00 आ गया। और पॉइंट के बाद 0 लिखते तो हम है नहीं, तो सीधा आंसर कितना आ गया आप लोगों को 198। और किस में चल रहा है बताओ आप लोगों का, ये पूरा का पूरा ईयर्स में, इधर साइड तो पूरा ईयर्स में चल रहा है ना। तो देखो ये आ गया आप लोगों का कि 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड में इतने ईयर्स होते हैं आप लोगों के। समझे बात को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ जरूर आया होगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आप लोग का, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब जैसे आपके पास में क्या है, कोई एक सुंदर सा प्याला सा कप है आपके पास में, है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आपका कप है ना, इस तरीके से, इस कप में आप लोगों का कितना वाटर होगा, मतलब वाटर, सॉरी नहीं, वाटर तो ये नहीं पूछा उसने कितना वाटर होगा, उसने ये पूछा कि जो आपका वाटर है ना, जो आपका वाटर है ना, उस वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हमारे पास में 1 कप ऑफ वाटर है तो 1 कप ऑफ वाटर के अंदर आपका कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले, तो देखो कोई भी चीज़ अगर आपकी न्यूट्रल होती है, जैसे पानी न्यूट्रल होता है ना भाई साहब, क्या पानी को छूने पे आपको करंट लगता है, नहीं सर। तो पानी आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोलने का मतलब क्या है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है। याद रखना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ज़ीरो नहीं होता कि ज़ीरो चार्ज है, नहीं। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी के अंदर ज़ीरो चार्ज है, नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस बॉडी के अंदर प्लस का 5 कूलाम है और माइनस का 5 कूलाम है, तो +5 और -5 मिलकर 0 कूलाम हो गया ना, तो चार्ज तो 0 कूलाम है। तो आप बोलोगे नेट चार्ज 0 है, मतलब दोनों को मिला करके चार्ज 0 है। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चार्ज है ही नहीं भाई बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपका कप ऑफ वाटर है तो उसके अंदर चार्ज होगा, हाँ, नेट चार्ज 0 होगा, यस। नेट चार्ज कितना होगा बेटा आप लोगों का, 0 होगा। नेट चार्ज 0 क्यों क्यों होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या हैं आप लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो आपका ये न्यूट्रल होगा ना, तभी तो क्या होगा आप लोगों का न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज कितना है आप लोगों का, नेट चार्ज कितना होगा आपका 0। समझे इस बात को। अच्छा, अब मान लेता हूँ मैं कि आपका जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, उसके अंदर 250 ml पानी भरा पड़ा है आप लोगों को, 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम का आप लोगों ने पानी ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट द वेट, और वी कैन से मास, लेट, है ना, लेट द वेट एंड मास ऑफ द वाटर। तो वेट और मास ऑफ द वाटर कितना ले लिया आप लोगों ने, तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आप लोगों को 250 ग्राम, है ना। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने वाटर का मास कितना मान लिया 250 ग्राम। एक बात बताओ मुझे, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यस सर बता सकते हैं। देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए ना एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो होता है गिवन मास अपॉन में कितना, मोलर मास। ठीक है। तो गिवन मास अगर आप देखो तो वाटर का गिवन मास कितना दे रखा है आप लोगों को, वो तो दे रखा है 250 ग्राम। वाटर का गिवन मास कितना दे रखा है आप लोगों को, 250 ग्राम दे रखा है कि नहीं दे रखा। और अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मोलर मास कैसे निकलेगा वाटर का, ये भी बहुत ईजी है। क्या निकालना है आप लोगों को, मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, देखो मोलर मास ऑफ वाटर निकालने का एक ईजी तरीका है। आप एक बताओ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1,
और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो एक हाइड्रोजन का अगर 1 है तो 2 हाइड्रोजन है ना हमारे पास में, तो 2 इंटू में 1 लिख दोगे आप लोग। भाई एक हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है प्लस, फिर एक ही ऑक्सीजन है तो कितना लिख दोगे 16। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और प्लस में कितना आ चुका है 16। अब 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का 18। तो कितना आ चुका है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्या होती है, मोलर मास की यूनिट। तो कितना मोलर मास आ चुका है बताओ आप लोग का 18 ग्राम पर मोल। इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 से ऊपर और नीचे आप डिवाइड कर सकते हो ना, मतलब 250 को 2 से डिवाइड करना जरा। तो जब आप 250 को 2 से डिवाइड करोगे, 250 को 2 से डिवाइड करना, तो 2 वन ज़ा 2 खत्म हो गया। फिर यहाँ पे 5 उतर जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे फिर 0 उतर जाएगा, और 2 5 ज़ा कितना आ गया 10, यानी कि 125। और अपॉन में कितना चल रहा है बताओ 18 को, अगर आप देखो दोनों को 2 से ही काटना है, ठीक है। तो 2 9 से कितना बन जाएगा बताओ 18, और साथ में कितना बचा है मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए 125 को 9 से डिवाइड कर लो यार। तो 125 डिवाइडेड बाई 9, 9 वन ज़ा 9, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 जाएगा ना भाई, क्योंकि 5 में 7 तो नहीं जाता, एक कैरी लोगे, तो 15 में से 7 गया तो कितना बच गया आप लोगों का 8। फिर यहाँ पॉइंट लगा दो, इधर 0 आ जाएगा, और 9 8 ज़ा 72, और 9 8 सा ही आएगा 72, क्योंकि 9 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो सिंपल सी बात है, कितना बच रहा है आप लोग का 13.8, कितना आ जाएगा आपके पास में 13.8 मोल। ठीक है सर, तो इतने मोल्स आपके वाटर के आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ चुके हैं आप लोग के 13.8। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये समझ में है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना निकाल चुके हैं सर हम लोग 13.8 मोल निकाल चुके हैं। अब आप सवाल पूछोगे कि सर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाले। अच्छा, अगर आप मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, तो जो आपका 1 मोल होता है ना, 1 मोल, 1 मोल में कितनी चीज़ें आती हैं, 1 मोल में आता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। याद रखना, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को ना 1 मोल एटम के चाहिए, 1 मोल कार्बन की अगर मेरे पास में मान लो, तो 1 मोल कार्बन बोलने का मतलब है कि मेरे पास में कार्बन के इतने पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं मेरे पास में कार्बन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 10 की पावर 23 बहुत बड़ा नंबर है भाई। एक बार बताओ 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 हो गया। तो 10 की पावर 3 करने पे ही 1000 आ जाता है। तो 10 की पावर 23 तो बहुत बड़ा नंबर होता होगा ना। जैसे अगर आप लोगों ने 1 मोल शुगर ले लिया, तो 1 मोल शुगर लेने का मतलब है कि आपने शुगर के इतने पार्टिकल्स ले लिए, कितने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, तो करोड़ों में आते हैं भाई साहब ये पार्टिकल्स, है ना। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारे पास में कितने मोल्स है बताओ 13.8 मोल। तो अगर 1 मोल इसके बराबर है, तो 13.8 मोल किसके बराबर होता होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आपको मैं सिखा चुका हूँ ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इंटू में कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का 13 पॉइंट में 8, इतने पार्टिकल्स आपके आ जाएंगे। पार्टिकल्स बोल लो या फिर मॉलिक्यूल्स बोल लो, है ना। पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 6.022 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 13.8 से, तो कर दो इसको जरा। 6.022 इंटू में कितना 10 की पावर, सॉरी 13.8, तो इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना सर। देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 6.022 दे रखा है ना आप लोगों को। तो काम करो, इसको मैं एक काम करता हूँ, 6.022 दे रखे हैं तो मैं 6.02 मान लेता हूँ बस, यहाँ तक 6.02 मानो। और इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों को बताओ, इंटू में चल रहा है हमारे पास में 13.8, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 13.8 से, इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। तो अब देखो 6.02 को किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 6.02 इंटू में कितना 13.8, अब इसका मल्टीप्लाई करो जरा, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 0 ज़ा 0, ये 1 बच जाएगा, 8 6 ज़ा कितना 48, तो 3 2 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास में 6,
3 0 0 और 3 6 कितना 24। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 कितना 2, 1 0 0, 1 6 6, तो 6 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 कितना 9 और 2 प्लस 6 कितना आ गया बताओ आप लोग का 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ चुका है बताओ हमारे पास में, कुछ गलती तो नहीं कर दी यार मैंने, 6.02 इंटू 13.8 है ना आप लोगों का। तो 8 2 16 कैरी 1, 8 0 0 1 बन के 8 6 40, ठीक है। 3 2 6, 3 0 0, 3 6 24, ठीक है। ये भी 1 2 2, 1 0 0, 1 6 ठीक है 6 7 8 प्लस 2 10 कैरी 1, चलो आप लोग हाँ ठीक है। तो कितना बन गया हमारे पास में, अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपकी, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3, तो कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का। एक देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई, 3 हो गई ना, तो 3 डिजिट लगा लो आप लोग। तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, ये आ जाएगा हमारे पास में 89.07 इंटू 10 की पावर कितना चल रहा है हमारे पास में 23। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कैसे आ जाएगा, देखो एक काम करो, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो। तो ये तो मैंने आपको बताया ना, जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो 8.9 बचेगा, 07 हटाओ यार, 8.9 लिखा आपने। अब पॉइंट को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर एक डिजिट आपने लेफ्ट में शिफ्ट करी है ना, तो 10 की पावर +1, पॉइंट को एक डिजिट आपने यहाँ शिफ्ट करा ना, तो 10 की पावर +1 और इंटू में कितना आ जाएगा बताओ 23, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट करते तो पॉजिटिव आता है। तो ये आ जाएगा 8.9 इंटू 10 की पावर, बेस सेम है बताओ बेटा, ये दोनों बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 23 प्लस में कितना 21, तो 8.9 इंटू में कितना 24 पार्टिकल्स और वी कैन से मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे पास में किस में 13.8 मोल्स में। तो 13.8 मोल्स में कितने पार्टिकल्स आ चुके हैं आपके पास में, 13.8 मॉलिक्यूल्स मोल में, सॉरी 13.8 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं आप लोगों के। तो 13.8 मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप एक वाटर का मॉलिक्यूल लेते हो ना, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल लेता हूँ तो आप सबको पता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, क्या है हमारे पास में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जरा बताना मेरे को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना तो बहुत ईजी है भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो दो, देखो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन एक 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 प्रोटॉन्स और प्लस में ऑक्सीजन का कितना 8, यानी कि टोटल कितने प्रोटॉन्स आ चुके हैं आपके पास में 10 प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन की वजह से 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 प्रोटॉन। और अगर आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी 10 ही होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे हमारे पास में, तो क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, ये क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो दो दो इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं बताओ आप लोगों के, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन के लिए क्या लेते हैं, देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 10 प्रोटॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो हमारे पास में तो कितने मॉलिक्यूल है सर, हमारे पास में तो कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं 8.9 इंटू 10 की पावर 24। तो हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल है बताओ हमारे पास में, हमारे पास में है 8.9 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल। तो 8.9 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। देखो ये तो बहुत सिंपल है ना भाई, एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 5 एप्पल की कॉस्ट कैसे हो जाएगी, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये वाला जो 10 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8.9 इंटू में 10 की पावर 24 और इंटू में क्या हो जाएगा आप लोग का 10, और 10 की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 लिख सकता हूँ मैं, तो क्या आंसर आ गया बेटा 8.9 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 1, और 24 प्लस 1 क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है ना, तो क्या आंसर आ गया 8.9 इंटू में 10 की पावर 25। तो इसका मतलब 8.9 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में
अगर आप इतने वाटर के मॉलिक्यूल लेते हो ना, तो इतने वाटर के मॉलिक्यूल में आपको इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको इतने प्रोटॉन्स मिलेंगे। क्या मिले आप लोगों को? प्रोटॉन्स मिलेंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, तो इनको मैं एन कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो निकले हैं आप लोगों के, ठीक है। 8.9 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझे इस बात को? यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू एन ई। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो कितना चार्ज आ जाएगा बताओ आप लोगों का? इतने प्रोटॉनों का कितना चार्ज होता होगा? तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की? 8.9 इंटू में 10⁻25। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 कितना? -19। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है? देखो 8.9 को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग 1.6 से। तो 8.9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले बेटा? 1.6 से। तो करो जरा, 8.9 इंटू में 1.6, तो 6 9 से कितना? 54, कैरी 5, 6 8 से कितना? 48, और 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा आप लोग का? 53। 1 9 से 9, 1 8 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ चुका है? 4, 3 प्लस 9 कितना? 12, कैरी 1, 5 प्लस 8 कितना? 13, और प्लस 14, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 14.2 आ गया हमारे पास में। कितना आ चुका है हमारे पास में? 14.2। 4 भी है, उसको हटाओ, इंटू देखो यहाँ पे भी बेस 10, यहाँ पे भी बेस 10, तो 10 आ जाएगा। और पावर ऐड हो जाती है ना, मतलब 25 प्लस में कितना? -19 पावर्स तो ऐड हो जाएंगी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की? 14.2 इंटू में 10⁻25 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? -19। अब पॉइंट से पहले 2 डिजिट तो हो नहीं सकती, तो पॉइंट को आप 1 और 4 के बीच में शिफ्ट करोगे, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1.4, 2 भी लिख लो, इंटू 10 इसको सॉल्व कर लो पहले। 25 और -19 कितना आ गया बताओ? 6 आ गया कि नहीं आ गया? अब क्योंकि देखो, आपने पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट करा था ना, आपने एक डिजिट राइट में सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट करा। कहाँ शिफ्ट करा था आप लोगों ने? लेफ्ट में। और लेफ्ट में अगर एक डिजिट शिफ्ट होती है तो +1 लिखते हैं। तो +1 लिख दोगे तो 6 + 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1.42 इंटू 10⁻7 कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ना, तो इतने कूलाम का चार्ज होता है आपके कप ऑफ वाटर में। समझे बात को? तो इतने कूलाम का जो आपका चार्ज होगा ना, वो होगा एक कप ऑफ वाटर में। तो हमने अगर ये कप ऑफ वाटर लिया था ना, तो इस कप ऑफ वाटर में आपका इतने कूलाम का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये गाइस हम लोगों ने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम डिटेल में करा, ठीक है। देखो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को ना अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से करूँगा, ठीक है। तो उनको हम शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल्स है वो ईजी वे में हो जाए, ठीक है।